तो ऊष्मा और हीट क्या होती है? ये एक प्रकार की ऊर्जा है और यह ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है जब उनके दोनों वस्तुओं के बीच टेम्परेचर डिफरेंस हो। ठीक है फ्रेंड्स, हम हीट को मेजर क्या में करते हैं? जूल में करते हैं। ओके, अब आप जैसे कि एग्जाम में यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे हैंड देख रहे होंगे इस डायग्राम में, उसके ऊपर एक चॉकलेट रखी हुई है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हो रही है? चॉकलेट पिघल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हमने समझा कि हीट क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने की कौन कौन सी स्केल होती हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर करने की स्केल्स कौन कौन सी हैं। पहली है हमारी सेल्सियस, सेकंड है केल्विन और थर्ड है फ़ारेनहाइट। और भी होती है बट ये मेन आप तीनों को ध्यान रखिए। अब क्वेश्चंस एग्जाम में क्या बनता है, थोड़ा सा आप भी बात को समझिएगा कि ये सब इस तरीके से पूछा जाता है कि मनुष्य है उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला होता है, ये C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इससे आप क्या कर सकते हैं? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको कुछ आईएमपी पॉइंट्स बताऊंगा इनको लेकर कि पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, एक मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अब बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फ़ारेनहाइट में भी याद कर लेते हैं इसको कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बार बार आप एग्जाम में क्या कंफ्यूज हो जाते हो कि 98 डिग्री सेल्सियस था कि फ़ारेनहाइट था, तो आप एक ही याद करिए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर का तापमान। पानी कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, 100 डिग्री पर पानी उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वही केल्विन में 373 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा निकला, हमने अच्छे से समझा कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, चलिए, थर्मल एक्सपेंशन में हम पढ़ेंगे, मान लो कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई पदार्थ है, जब उसको हम हीट देते हैं या गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। ठीक है, बट पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, जब हम पानी को हीट देते हैं तो स्टार्टिंग में पानी का जो वॉल्यूम है वो घटता है, फिर बढ़ता है। इसी वजह से पानी के नेचर को क्या बोलते हैं हम? अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, बार बार इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं आपको इसको सेपरेटली तरीके से अच्छे से समझाता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो घटता है। ठीक है, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का आयतन बढ़ना चालू होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल बताता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं एक एक करके। तो पहला एग्जाम्पल है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों के जमने पर भी मछलियां जीवित रहती हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण सिर्फ यही है, अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा, इसको समझते हैं क्या होता है। क्योंकि जल के जमने की जो प्रोसेस होती है, पानी जो ऊपर परत पे जमता है यहाँ पर, उसके जमने की क्या प्रोसेस होती है? जल के जमने की प्रोसेस ये होती है कि ऊपर से नीचे की ओर जमता है। ठीक है, तो पानी की सतह पे जब टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जमता है, तो ऊपर जम जाता है वो। तो नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है, 4 डिग्री तक जाता है, जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे। तो ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से क्या होता है, पानी के ऊपर तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है जहां पर बर्फ जम जाती है ऊपर लेयर पे, बट अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसका, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मछलियां जो होती है वो अंदर जीवित रहती हैं। ठीक है, अब सेकंड एक और पूछा जाता है कि अक्सर ठंड में पाइप फट जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है?
तो इसका भी यही कारण है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैक्सिमम लिक्विड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जमने पे सिकुड़ते हैं, ठीक है। पर पानी के साथ क्या होता है, जब पानी जमना चालू होता है तब तब जो पानी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ता है पहले, ठीक है। तो बढ़ता है, उस वजह से क्या होता है कि आयतन बढ़ने के कारण पानी ठंड में क्या होता है कि पानी के पाइप जो होते हैं वो अक्सर फट जाते हैं, ठीक है। यही एक मेन कारण है इसका। तो आप देखिएगा, पानी का जो असामान्य प्रसार होता है इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने आपको अच्छे समझा दिया। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट की, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन ऑफ हीट को अपन अच्छे से समझेंगे। जब हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट की कुछ मेथड्स होती हैं, हम उन पे चलेंगे। उससे पहले हमको कुछ जो वर्ड्स होते हैं इनको समझना जरूरी है। कंडक्टर, बैड कंडक्टर, थर्मल इंसुलेटर को, ठीक है, हिंदी में उसे बोला जाता है चालक, कुचालक और ऊष्मारोधी, ठीक है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा इसको। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिन सब्सटेंस में, जिन पदार्थों में हीट का ट्रांसमिशन सरलता से हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, कि ये ऊष्मा का चालक है या, ठीक है। तो है कि नहीं है, तो वो पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल क्या है, पानी, मानव शरीर, ठीक है, पारा, ये सब ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूँ जो बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, कि सबसे ज्यादा चालक कौन होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन दे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लकड़ी, कांच, पानी या पारा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो चालक होता है वो होता है पारा। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पारा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम बेड कंडक्टर की, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, हीट का, वो सरलता से नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, लकड़ी, कांच, रबर, गैस, एयर, ये सब उसके एग्जाम्पल होते हैं। थर्मल इंसुलेटर की बात करते हैं, इसमें ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, जैसे एग्जांपल क्या है, एबोनाइट। ओके। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसमिशन ऑफ हीट की जो मेथड्स होती है उनके बारे में अपन अब डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हीट ट्रांसमिशन की जो मेथड्स होती हैं वो होती हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इनको हिंदी में बोला जाता है चालन, संवहन और विकिरण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों को समझाया गया है इस डायग्राम से, आप डायग्राम को देखकर ही समझ सकते हैं डायरेक्टली। तो हम एक एक को समझते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पदार्थ होता है हमारा वो बिना स्थान चेंज करे उसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसमिशन करता है, ओके। और इसमें मीडियम जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हैंडल दिख रहा है अपने को, ठीक है, वो पहले ठंडा था, धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें उसकी जो प्लेस है वो चेंज नहीं हो रही है। तो ये हमारा था कंडक्शन। हम दूसरा देखते हैं, वो देखते हैं कन्वेक्शन। इस मेथड में क्या होता है, गैस व लिक्विड जो होती हैं उसमें ही हीट का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। सॉलिड में इस मेथड से नहीं होता है। तीसरा देखते हैं हम रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन में जो होता है हीट का ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कैसे, क्या कि पृथ्वी पर सन की हीट रेडिएशन मेथड से पहुंचती है। रेडिएशन विकिरण के थ्रू, अपने विकिरण जो होता है वो आती है, अपनी विकिरण बोलते हैं उनको। तो आप ये तीनों मेथड्स थी, मैंने इनका बेसिक बता दिया है। रेडिएशन का एक एग्जांपल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कि एग्जांपल ये आता है कि रेगिस्तान के दिनों, रेगिस्तान जो होता है दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है परंतु रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसको समझते हैं अपन, चलिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर, कि रेगिस्तान दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रात को उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है दोस्तों, कि रेत जो होती है वो ऊष्मा की बहुत अच्छी अवशोषक होती हैं, ऊष्मा को अब्जॉर्व कर लेती है बहुत अच्छे तरीके से। तो जो ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है वो उतना उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ठीक है। तो दिन में जो रेत होती है वो अच्छी खासी ऊर्जा को, ऊष्मा को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और रात को उत्सर्जित करती है। इस वजह से जो होता है, यही कारण है कि दिन में रेगिस्तान जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और रात को बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए, अब मैं आपको
नेक्स्ट हम ले जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उनको कुछ अच्छे से समराइज करा है, मैं आपको उनको अच्छे से अब स्टडी कराता हूँ। चलिए, फर्स्ट है, ठंड में पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडल से ज़्यादा होता है। ठीक है, बाहर ठंडक होती है, इस वजह से टेम्परेचर गिर जाता है, पर पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए ही क्या होता है, हैंडपम्प या फिर ट्यूबवेल से जब पानी निकलता है ठंड में, तो वो गर्म हमको महसूस होता है। तो ये उसका कारण होता है। सेकंड पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। तीसरा पूछा जाता है कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, तो सेल्सियस की बात करते हैं अपन, तो -273 273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। इससे ज़्यादा न्यूनतम संभव ताप पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो रेल की पटरियों के मध्य जोड़ जब लगता है तब हल्की सी गैपिंग रख देते हैं, तो वो क्यों रखते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि गर्मी में क्या होता है, जैसे धातु जो होती है उसकी पद्धति क्या होती है, गर्म होने पे धातुएं फैलती हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि दोनों पटरियों पे बीच में हल्की सी गैप रखा जाती है कि गर्मी के दिनों में जब गर्म हो धातु तो वो फैले, तो वहां पर पटरी एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाए। ठीक है, तो ये अपना एक पॉइंट और कवर हुआ। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में जब अपन टच करते हैं, तब लोहे का गुटका जो होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है कंपैरिजन टू लकड़ी के गुटके से। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका भी दोस्तों वही कारण है कि अच्छा चालक होता है, ठीक है, लोहा कंपैरिजन टू लकड़ी के, तो अच्छे से जितनी ज़्यादा अवशोषित करेगा ऊष्मा को उतने ज़्यादा निकालता भी है, उत्सर्जित भी करता है, तो यही उसका कारण है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सफ़ेद कपड़े काले कपड़े के कंपैरिजन में ठंडे क्यों होते हैं, तो उसका कारण ये है कि जो लाइट कपड़े होते हैं, ठीक है, सफ़ेद कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उस पे लाइट गिरती है, प्रकाश गिरता है, ठीक है, तो उसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित कर देता है। इस वजह से क्या होता है, वो ठंडे ठंडे होते हैं सफ़ेद कपड़े। तो एक सफ़ेद चिकनी सतह की क्या खास बात है कि वो हीट को खराब ऑब्जर्वर है हीट का, और अच्छी रिफ्लेक्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन लास्ट ये बताता हूँ आपको मैं कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्यों, तो कारण समझिएगा। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि आप देखते हैं जैसे कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, अंदर का जो प्रेशर होता है, ठीक है, मतलब प्रेशर जो दाब होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, उबलने का पॉइंट जो होता है, उसको हिंदी में बोला जाता है क्वथनांक, वो जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से पानी जो चावल जो होता है वो जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। तो मेन फंडा ध्यान रखिएगा, अंदर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे पानी का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से चावल जल्दी पक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों हमारा पहला जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब दोस्तों इसको ऐसे समझेंगे कि लाइट जब चिकनी सरफेस पे टकराती है, ठीक है, तो वो टकराने के बाद एक दूसरी डायरेक्शन में लौट जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से सन से जैसे कि ये लाइट आई यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और यहाँ पर ये सरफेस है, ठीक है, चिकनी सरफेस है, यहाँ पर वो टकरा कर लाइट वापस से वातावरण में चली गई। आप जिसे देखा आपने, तो ये ध्यान रखिएगा बस कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए आगे और नेक्स्ट हम समझते हैं। अगला है दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से देखिएगा पूरा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और वो लाइट कैसे उस पर जा रही है, तिरछी अगर अगर वो इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, तो अपनी मेन डायरेक्शन से वो हट जाती हैं। ये पूरी घटना जो होती है ये प्रकाश का अपवर्तन
कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली थोड़ा समझते हैं कैसे क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ, अगर मान लो कि ये जो आप नीचे का सेक्शन देख रहे हैं वाटर का सेक्शन पूरा, और ऊपर का एयर है, ठीक है, तो ये दो अलग अलग मीडियम हो गए, ठीक है, माध्यम हो गए, ठीक है ना। तो नीचे वाटर का अलग और एयर का अलग हो गया। अब जो ये ऑब्जर्वर दिख रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्वर दिख रहा है, ठीक है, डायग्राम में, तो जब रे जो है, ठीक है, लाइट जो है, रे जो है, वो एक वाटर मीडियम से एयर मीडियम में जा रही है, ठीक है ना। तो एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर है मछली की, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मछली है, तो जब वो रे ऐसे जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर वो इस ऑब्जर्वर को दिखती है, ठीक है ना, तो वो अपने मेन डायरेक्शन से हट जाती है। एक्चुअल डायरेक्शन क्या थी दोस्तों इसकी, ये जा रही थी, ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन थी, बट इस डायरेक्शन से वो हटकर हल्की सी बैंड हो गई नीचे की तरफ और ऑब्जर्वर को दिखी है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा, इसके बताया रियल लाइफ के एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ चुकी है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और तिरछी अगर आपतित हो रही है वो, तो अपने मेन डायरेक्शन से वो थोड़ा सा हट जाती हैं, ठीक है। तो जब अपना वाटर से एयर की तरफ जा रही है वो, ठीक है ना, तो ये अलग अलग मीडियम है दोनों, ठीक है। एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। तो नीचे वाला जो वाटर वाला है वो डेंसर मीडियम है, और जो एयर वाला जो है वो रेयर मीडियम है, ठीक है। तो जब डेंसर टू रेयर में जा रही है लाइट, तो वो अपने जो उसका मेन लाइट जो जा रही है वो परपेंडिकुलर से थोड़ा सा वो क्या होती है दोस्तों, अपने हट जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल ये है कि तारों का टिमटिमाना भी यही होता है। अब तारों का टिमटिमाना कैसे, क्या एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखो क्या होता क्या है कि तारे, ये पृथ्वी होती है हमारी, ठीक है। अब तारे जो होते हैं वो इतनी दूर होते हैं, ठीक है, मान लो तारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पूरे जो ब्रह्मांड में तारे फैले हुए हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के ऊपर भी बहुत सारी लेयर होती है, अलग 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 टाइप की लेयर होती है, ठीक है ना। तो जब इन तारों की लाइट जब पृथ्वी पर आती है, तो हर लेयर में वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती जाती हैं। तो वो रिफ्लेक्ट होती जाती हैं, लाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और हमारे तक पहुंचती है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, हमको वो तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही, ठीक है, ये इस कारण से ही तारे जो होते हैं टिमटिमाते हमें दिखाई देते हैं। अगला होता है पानी में पड़ा सिक्का तली से ऊपर उठाई देता है। जनरली हम देखते हैं कि पानी में जैसे सिक्का डाल देते हैं तो वो हल्का सा उसके जो बेस होता है उससे हमको ऊपर उठाई देता है। उसका कारण भी यही होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। जैसे अभी हम देख रहे थे कि मछली को देख रहे थे, तो हल्की सी जो एक्चुअल मछली की जो पोजीशन थी वो ये थी, बट जो ऑब्जर्वर के आंखों में जा रही है उस वो जा रही है उसकी अपेरेंट पोजीशन, मतलब उसको आभास हो रहा है कि मछली यहाँ पर है, बट एक्चुअल पोजीशन मछली की यहाँ पर है, ठीक है ना। तो उसी तरीके सिक्का जो होता है अपनी तली से ऊपर उठाई देता है, उसका कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप ध्यान से समझ लिया आपने। जब भी हम बात करेंगे कुछ इमेज की कि ऊपर दिखाई दे रही है पानी का सिक्का या मछली या कुछ, तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इससे, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा पूरा, ठीक है। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और तिरछी आपतित होती है, तो वो मेन डायरेक्शन से हट जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अभी हमने समझा दोस्तों अपवर्तन, समझा हमने रिफ्रैक्शन समझा हमने। तो आप जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा पोजीशन को। तो यहाँ पर क्या हुई दोस्तों, देखिए दोस्तों आप ये कि डेंसर मीडियम से जब रेरर मीडियम में अगर कोई रे जा रही है, तो हमने बात करी थी नॉर्मल से, जो इसका नॉर्मल है ये सेंटर में यहाँ पर, ये इस नॉर्मल से क्या होती है वो हल्का सा हट जाती है, दूर हट जाती है, ठीक है ना। तो अब ये पहली पोजीशन थी हमारी, ठीक है। अगर मैं ये किसी एंगल से जरूर ये जारी होगी, यहाँ से किसी एंगल से जारी होगी, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अगर इस जो इंसिडेंट एंगल है इसका, ठीक है, आपतित कोण है, अगर मैं इस इंसिडेंट एंगल को अगर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, जैसे कि सेकंड वाली इमेज में देखिए आप, कि सेकंड वाली इमेज में अगर मैंने इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, जो रे थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, तो ये वापस सरफेस पे निकल गई, ठीक है, सरफेस पे निकल गई, ओके, दूसरे मीडियम में गई नहीं है। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है, क्रांतिक कोण बोला जाता है हिंदी में। अगर मैं इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और अगर बढ़ा दूं मैं अगर इस एंगल को, तो दोस्तों क्या देखिए क्या हो रहा है, ये जो रे जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में वापस लौट आई, ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो इस पूरी सिचुएशन को, इस घटना को क्या बोलते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सिचुएशन इसको बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने आपको सिचुएशन पूरी समझा दी कि क्या एक्चुअल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, अपन ने वो समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है हीरे का चमकना। ठीक है, तो हीरे का चमकना वो ऐसा क्यों होता है? हीरे का चमकना, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, देख सुनिएगा दोस्तों। हीरा जो होता है उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, लगभग 24 डिग्री के समथिंग उसका क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश जो होता है, जब कोई लाइट होती है, जब वो हीरे में जब प्रवेश करती है अंदर, ठीक है, इंटर करती है, तो उसके जो अंदर की सरफेस होती है उस पर बार बार टकराती रहती है और वहां पर उसका पूर्ण परावर्तन होता रहता है बार बार। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन होता रहता है बार बार वहां पर। फिर क्या होता है, जब बार बार उसका रिफ्लेक्शन अंदर रिफ्लेक्शन होता रहता है, तो वो किसी ऐसी सरफेस पे टकराती है जहां पर उसका इंसिडेंट एंगल अगर 24 डिग्री से कम होगा, तो वो हीरे से क्या होती है, बाहर आ पाती है। तो ऐसा क्या होता है, बार बार होता रहता है लगातार, तो इस वजह से क्या होता है, हमें हीरे को जब हम देखते हैं तो हमको टिमटिमाता हुआ वो दिखाई देता है। तो उसका मेन कारण ये होता है। ओके, अगला हमारा दोस्तों दिखाई देता है हमें कि रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, मतलब हमको ऐसा प्रतीत होना कि वहां पर कोई चीज है, जैसे कि पेड़ का अपने को इमेज अगर उल्टी दिखाई देना, ठीक है, जमीन पे दिखाई देना, पेड़ नीचे दिखाई देना, और पानी का आभास होना। तो ये जो चीजें होती है, ये जो होती है, ये एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद पानी में पड़ी हुई परख नली जो होती है हमको चमकीली टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। पानी में हवा के जो भरे बुलबुले होते हैं वो टिमटिमाए देते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो आप ये जो आपने देख लिया दोस्तों एग्जाम्पल, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं, तो आप इनको बस अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा फंडा। ठीक है, चलिए हम आगे टॉपिक को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश जो होता है वो प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन के पश्चात क्या होता है, प्रिज्म की बेस की ओर झुकने लगता है। ठीक है, और साथ साथ विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने ये इसकी मेन फंडा समझ लिया कि डेफिनेशन है क्या। अब दोस्तों इसमें मेन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सूर्य जो होता है, ठीक है, जो सूर्य की लाइट होती है, हमारी सन की जो लाइट होती है, ठीक है, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। तो उसमें लाल कलर जो होता है, रेड कलर, ठीक है ना, उसकी वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसकी, रेड की। ओके, और सबसे कम जो होती है वो होती है बैंगनी की। ठीक है, इसकी सीरीज होती है पूरी, मैं आपको बता देता हूँ। और जो कलर जो दोस्तों देखिए, प्रिज्म के बाद जो ये स्पेक्ट्रम हमारा बना, तो इसमें जो कलर होते हैं वो 7 कलरों में डिवाइड होती है वो रे। ओके, तो इसको याद रखने का तरीका सीरीज वाइज कैसा है, ऊपर होता है रेड, फिर इसके बाद आता है हमारा लाल होता है, उसके बाद फिर नारंगी कलर होता है, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनिया, और फिर बैंगनी कलर होता है। तो इसको याद रखने का तरीका दोस्तों मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ मैं, कि बेजानी हपीनाला। तो ये अपना एक आराम से याद रख सकते हो कि बेजानी हपीनाला, बेजानी हपीनाला। तो बैंगनी, जामुनिया, नीला, हरा, पीला, और नारंगी, और लाल। तो लाल की दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर नारंगी की होती है, और सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रख सकते हो इसका आसानी से। अब वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ मतलब कि रिपीटेशन होना उस वेव का कितने डिस्टेंस के बाद, तो वही ही जो मेन अपनी डिस्टेंस होती है उसी को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो वो एनर्जी को भी उतना ज़्यादा उस लॉस करेगा एनर्जी का, तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी तो उसके पास एनर्जी कम होती है। तो लाल अगर कलर की अगर वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो उसके पास एनर्जी कम होगी, ओब्वियस सी बात है। और बैंगनी रंग की अगर सबसे कम है वेवलेंथ, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इंद्रधनुष का बनना जो होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अंदर इंद्रधनुष के बनने में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, तीनों घटनाएं होती हैं। ठीक है, और उन तीनों घटना के फलस्वरूप वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंद्रधनुष का बनना। ओके फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको हम थोड़ा समझते हैं। इस घटना में होता क्या है दोस्तों कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां पर धूल या कोई अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं तो प्रकाश सभी डायरेक्शन में फैल जाता है। वो जो लाइट होती है वो डायरेक्शन में फैल जाती है। इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन बोला जाता है। ठीक है, जिस कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन, मतलब वो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो का फैलेगा, वो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अभी हमने पढ़ा कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसके पास कम एनर्जी होगी। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होगी उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो बैंगनी रंग जो था हमारे पास, उसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है, इसलिए एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा स्कैटर होगा। मतलब वेवलेंथ के माध्यम से हम आराम से एनर्जी तक पहुंच सकते हैं और वहां से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा रंग जो है ज्यादा फैलेगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये कंसेप्ट समझा। अब आप डायग्रामेटिकली देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये सन है। ठीक है, अब यहाँ से जो रे आ रही है, अब ये जो एटमॉस्फेयर है अपना, हमारा अपना पृथ्वी का जो वातावरण है, उसमें बहुत सारे धूल और मिट्टी और इनके कण ऊपर एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। तो उनसे क्या होता है, जब ये लाइट टकराती है, ठीक है ना, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, इधर उधर चली जाती हैं। ठीक है ना, तो देखिए जैसे कि आप ये डायग्रामेटिकली इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ। जनरली ये पूछा जाता है कि कौन से कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा उस कंसेप्ट को। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य के उगते व डूबते समय लाल दिखाई देना। तो जहां पर कलर की बात होगी दोस्तों, ठीक है ना, वहां पर स्कैटरिंग का टॉपिक जरूर आप दिमाग में रखिएगा। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज में, अभी आगे हम जब टेस्ट लगाएंगे इस टॉपिक का, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा कि अगर हमको कुछ कलर की बात हो रही है या फिर ऐसा कुछ, तो वहां पर स्कैटरिंग की बात होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वहां पर बात होगी। तो आकाश का नीला दिखाई देना ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है फ्रेंड्स, आप ऐसा समझिएगा इसको कि दिन के समय में हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्यों। तो कारण इसका ये है कि दिन के टाइम में सूरज जो होता है वो हमारी पृथ्वी के पास होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, सुबह और शाम के टाइम पे दूर होता है, दिन के टाइम पे वो सूरज जो होता है पृथ्वी के बिल्कुल पास में होता है। तो वहां से सनलाइट जो आती है हमारी, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं। तो अलग अलग कलर जब होते हैं जब वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो जो बैंगनी रंग है, ठीक है, जिसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, और वेवलेंथ सबसे कम है। एनर्जी ज्यादा होने के कारण जब वो मार्केट में टकराती, जब वो एटमॉस्फेयर में टकराती हैं, ठीक है, धूल के कणों से, तो वो सबसे ज्यादा फैल जाती हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। और बाकी के जो कलर्स हैं वो भी फैलते हैं, पर उतने उतने ज्यादा लेवल पे नहीं फैलते हैं जितना बैंगनी रंग फैलता है। तो बैंगनी रंग और बाकी कलर का जो मिक्सचर बन जाता है, तो उस वजह से एटमॉस्फेयर पूरा क्या होता है, नीला हो जाता है। ऊपर का जो हम देखते हैं ना, आकाश पूरा देखते हैं हम ऊपर का, तो वो पूरा नीला दिखाई देता है हमें। इस यही कारण है उसका कि सबसे ज्यादा जो फैलता है वो बैंगनी रंग फैलता है, और बाकी कलर के साथ वो जब मिक्सचर होता है तो फिर हमें वो नीला दिखाई देने लगता है ऊपर। और ऐसा क्यों होता है कि डूबते टाइम और सूरज उगते टाइम हमें लाल दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि इस समय पर जब वो सूरज उग रहा है और डूब रहा है, ठीक है, जब सनसेट और सनराइज की बात आती है, तो वहां पर जो सूरज होता है वो पृथ्वी से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है सुबह और शाम के टाइम पर। ठीक है, तो जो हमारी हमने वेवलेंथ की बात करी थी, तो हमारा रेड कलर है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की। ठीक है, और एनर्जी सबसे कम होती है। तो सुबह सुबह जो होता है बैंगनी रंग की उतनी वेवलेंथ नहीं हो पाती, इसलिए वो पृथ्वी तक उतनी नहीं पहुंच पाती जितना रेड कलर पहुंचता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो ज्यादा ट्रेवल करेगी डिस्टेंस। तो वेवलेंथ ज्यादा है दोस्तों। तो आप वहां से देख सकते हैं कि सुबह सुबह रेड जो रे है, लाइट जो है लाल कलर की, वो पृथ्वी तक ज्यादा पहुंचती है। इस वजह से सुबह सुबह हमें जो है सूरज जो है वो लाल लाल दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंसेप्ट था उसका, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा ह्यूमन आई, मानव नेत्र का जो डिसीज होती है, दृष्टि जो हमको होती है, ठीक है ना, दृष्टि दोष होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं हमें ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है मैं आपको बता देता हूँ। निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये भी पूछ लिया जाता है जनरली।
अब एक और चीज पूछी जाती है कि निकट दृष्टि दोष है, तो इसको थोड़ा समझते हैं हम। ठीक है, हिंदी के नाम में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, तो आप इसको थोड़ा समझिएगा। निकट दृष्टि दोष, जब भी अगर इस तरीके से अगर आंखों के अगर दोष से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा दिमाग में ऐसा रखिएगा कि जो बोल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, यह कंसेप्ट है हमारा, जो बोल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत ही बोल रहा है। तो निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है तो मतलब गलत बात कर रहा है, निकट का दृष्टि दोष तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो पास की चीज तो अच्छी दिखाई दे रही पर दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है, तो जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। अब दूर दृष्टि दोष में ऐसे ही क्या होगा, दूर दृष्टि दोष, तो दूर की चीज तो अच्छी दिखाई दे रही पर पास की नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है। ठीक है ना, तो दूर की दृष्टि तो दोष हो ही नहीं सकता, उसको अपने को हमेशा उसका बोलना है, आगे उल्टा बोलना है। तो दूर की चीज तो अच्छी दिखाई दे रही है पर पास की चीज नहीं दिखाई दे रही है। तो अब ये अपने समझ लिया कि इसके अंदर की बात की ये एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जिसको निकट दृष्टि दोष हो रहा है, ठीक है ना, उसको कौन सा लेंस जो होता है वो लेंस यूज करना चाहिए। तो दो प्रकार के लेंस जनरली यूज होते हैं, एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। अवतल को बोला जाता है कॉनवेव और उत्तल को बोला जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये दो तरीके के यूज होते हैं लेंस। तो अब निकट दृष्टि दोष और बार बार कंफ्यूजन होता है, हर बार अपन कितना भी पढ़ लें पर एग्जाम में अपन हमेशा गलत ये कुछ करके आ देते हैं कि यार गलत हो गया यार। तो एक बार आपको कंसेप्ट बताऊंगा तो उसमें आप कभी भी गलत करोगे ही नहीं उसको। ठीक है ना, आप ऐसा ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे कि आप लेंस देख रहे हो तो अवतल इसमें 4 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, उत्तल इसमें 3 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, तो छोटे अक्षर वाला छोटा दृष्टि दोष के पास जाएगा, बड़े अक्षर वाला बड़े दृष्टि दोष के पास जाएगा। तो जैसे अवतल है तो अवतल में 4 अक्षर आ रहे हैं तो वो निकट में 3 अक्षर आ रहे हैं तो उसके पास जाएगा। दूर में 2 अक्षर आ रहे हैं तो वो छोटे वाले लेंस के पास जाएगा, मतलब उत्तल लेंस के पास जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप कभी भी पता है गलत करोगे ही नहीं। आपने जैसे ही वहां पर देखा दूर दृष्टि दोष तो आपको पता लगा कि छोटा वाले बात कर रहे हैं, दूर मतलब 2 ही अक्षर की बात कर रहे हैं, तो छोटा वाला अक्षर वाला लेंस होगा, तो छोटे अक्षर वाला लेंस कौन सा है, उत्तल है, तो आप उत्तल आराम से लगा दोगे, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूरबीन की बात करते हैं। तो खगोलीय दूरबीन की खोज किसने करी थी, केपलर ने करी थी, और गैलीलियो दूरबीन की खोज किसने करी थी, गैलीलियो ने करी थी। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। दूरबीन की खोज किसने करी थी, तो केपलर ने करी थी, गैलीलियो ने। ठीक है, केपलर और गैलीलियो ने दोनों ने मिलकर करी थी। तो खगोलीय किसने करी थी, केपलर ने, और गैलीलियो ने गैलीलियो की करी थी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आधुनिक विज्ञान मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। हम इसको पढ़ेंगे किस किस सेक्शन में, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम परमाणु संरचना की, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, जिसमें बेसिक आपको बताऊंगा मैं परमाणु के बारे में, उसके न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में बताऊंगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रॉन का उपयोग। जो हम परमाणु संरचना में न्यूट्रॉन पढ़ेंगे उसका उपयोग एक सबसे अच्छी जगह पर होता है, वो होता है नाभिकीय विखंडन में। और नाभिकीय विखंडन को बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियर फिजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसको देखो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस होती है उसमें हम दो रिएक्शन देखते हैं। एक देखते हैं सबसे पहले हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल होता है परमाणु रिएक्टर में, इसका कंसेप्ट यूज किया जाता है। अगला हम इसी में पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन में एक और रिएक्शन होती है, वो होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोला जाता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है परमाणु बम, मतलब एटम बम में इसका यूज होता है। तो मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा इसके बाद। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट में बात करेंगे नाभिकीय संलयन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है हाइड्रोजन बम। तो मैं आपको इस तरीके से ये पूरा लेक्चर समझाऊंगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। परमाणु संरचना के बारे में 1803 में डाल्टन ने बताया था कि अगर कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इन्हीं कणों को क्या बोला गया, एटम बोला गया, परमाणु बोला गया। अब मैं आपको इनको अच्छे से डेप्थ में बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। माना कि ये परमाणु है, ठीक है, ये एटम है। इस एटम में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं नाभिक हिंदी में। इसके अंदर जो होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इनकी कक्षा में जो घूमता है, भारी कक्षा जो आपको दिख रही होगी, इस भारी कक्षा में जो है वो घूमता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया आपको, एग्जैक्ट पोजीशन की कहां पर होती है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता है इसकी कक्षा में, इस परमाणु की कक्षा में घूमता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मान लो कोई एलिमेंट है, तत्व है कोई, तो उस तत्व का एटॉमिक नंबर जो होता है वो इसके नाभिक में उपस्थित जो आपको प्रोटॉन दिख रहा है उसकी जो संख्या होगी वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई तत्व होता है तो उसका एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है, तो वो एटॉमिक नंबर कहाँ से पता चलता है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, ये आपको प्रोटॉन दिख रहा है, कितने प्रोटॉन इसके नाभिक में उपस्थित हैं वो बता देगा उसका एटॉमिक नंबर। तो ये बहुत डेप्थ क्वेश्चन है, अगर पूछ लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने करा है। तो इसका मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है, आप वो ट्रिक ध्यान से देखिए, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा और कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हो आप। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं पहले। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपको ईंट नजर आ रही होगी, इस ईंट के ऊपर जब लोग नाचे, क्या हुआ दोस्तों? ईंट पर नाचे, तो क्या निकला इसमें से? देखिए, इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला और न्यूट्रॉन निकला। ठीक है दोस्तों, तो जब हम ईंट पर नाचे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकला। समझ में आ गया? तो ट्रिक ये है हमारी, ईंट पर नाचे, यही हमारी ट्रिक है। देखिए, ई से हमारा बना इलेक्ट्रॉन, ट से बना थॉमसन। अब मैंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर दिया है, कभी कभी थॉमसन पूछ लेते हैं तो हम उसको समझ सकते हैं थॉमसन थॉमसन। ठीक है, प से हमारा बन गया प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, ना से हमारा बना न्यूट्रॉन और चे से बना चेडविक। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो वो करी चेडविक ने। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम आसानी से याद रख सकते और आप इसको भूल भी नहीं पाएंगे। वापस हम वहीं चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपने ये तो पता कर ही लिया है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने करी, ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं मैं। खोज इसकी किसने करी थी? थॉमसन ने करी थी। इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये एक स्टेबल कण है। कैसा है? स्थायी कण है ये। प्रोटॉन के बारे में बता देता हूं मैं आपको, पहले आपको मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, प्रोटॉन के बारे में ध्यान सुनिएगा। इसकी खोज किसने करी थी? पी से हमारा जो ट्रिक था, ईंट पर नाचे तो पर, तो प से हमारा बना प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, तो खोज किसने करी इसकी? रदरफोर्ड ने करी। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर वो होता है पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक स्थायी कण है। अगला आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है इसके ऊपर। ये एक अस्थायी कण है, ध्यान रखिएगा, अनस्टेबल कण है। कौन सा? न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, ये न्यूट्रॉन जो है इसका उपयोग कहां पर होता है? सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय विखंडन में इसका यूज करा जाता है और इससे नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस न्यूट्रॉन की हेल्प से। वो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूं। चलिए, नाभिकीय विखंडन के बारे में हम बात करते हैं अब। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपको एक नाभिक दिख रहा होगा, यूरेनियम 235 का एक नाभिक है। जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, ठीक है, कंटिन्यूसली न्यूट्रॉन की जब बौछार की जाती है तो ये नाभिक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। समझना ध्यान से, जब हमने न्यूट्रॉन की इस नाभिक पे बौछार करी, यूरेनियम 235 का नाभिक है, जब उस पे हमने बौछार करी तो ये दो इक्वल बराबर नाभिक में टूट जाता है और साथ में तीन न्यूट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। तीन नए न्यूट्रॉन निकल गए और एनर्जी निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस जो होती है ये प्रोसेस कहलाती है नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस समझ में आ चुकी है आपको। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो निकले हुए न्यूट्रॉन हैं, ये न्यूट्रॉन वापस से क्या करते हैं, जो टूटे हुए नाभिक आ रहे हैं दो, उनसे वापस टकराते हैं और फिर उनको और डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा जब तक करते रहते हैं जब तक कि उस नाभिक का पूरा अस्तित्व खत्म कर देते हैं ये, तब तक ये करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब इस न्यूट्रॉन जो होता है, ये जो तीन न्यूट्रॉन जनरेट हुए हैं, इस न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है, गति होती है, ये बहुत तेज होती है। तो इस गति को कंट्रोल करा जाता है और कभी कभी इस गति को कंट्रोल नहीं करा जाता है। तो ये दो टाइप की रिएक्शन होती हैं जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये न्यूट्रॉन है, सपोज करते हैं कि ये न्यूट्रॉन जनरेट हुए नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस के थ्रू। अब इस न्यूट्रॉन को जनरेट होने के बाद
इसमें से 2 को आवेशित कर लिया, मतलब 2 न्यूट्रॉन को पकड़कर खींच लिया और शांत कर दिया, ठीक है। और किसकी हेल्प से करते हैं? वो मंदक मॉडरेटर की हेल्प से उसको हम क्या करते हैं? शांत कर देते हैं 2 को। और मॉडरेटर जो होते हैं ये होते हैं जैसे ग्रेफाइट हुआ, है ना, भारी जल हुआ, D2O हुआ, तो अलग अलग होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इन 2 न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कर लेते हैं और एक को रहने देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब हमने कंट्रोल कर लिया, न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और यही कंसेप्ट जो है वो यूज होता है परमाणु रिएक्टर में, एटॉमिक रिएक्टर में जो कंसेप्ट यूज होता है वो यही कंसेप्ट यूज होता है। तो बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्चुअली बताया आपको, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो मैंने आपको बताया कि जब हमने न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कर लिया, जैसे कि मान लो कि न्यूट्रॉनों कंट्रोल नहीं करते हैं और इनको नाभिक से बार बार टकराने देते हैं, तो और नाभिक में टूट जाएगा वो, और न्यूट्रॉन जनरेट होंगे और एनर्जी निकलेगी। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है दोस्तों अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में, जिसमें हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल होता है एटम बम, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब अगर हम न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा कंट्रोल चेन रिएक्शन, मतलब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जिसमें हम नहीं कर रहे हैं कंट्रोल, वो हो गया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है। वो हो गया अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, उसका एग्जाम्पल है एटम बम। तो अब मैं आपको परमाणु रिएक्टर और एटम बम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, चलिए। परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर के बारे में ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें यूरेनियम 235, ये एक तत्व होता है यूरेनियम 235। इस पे क्या करा जाता है? कंट्रोल फ्यूजन कराते हैं इसका, मतलब एक नियंत्रित विघटन कराते हैं यूरेनियम 235 का। विघटन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी, मतलब क्या करते हैं? यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं और फिर वो उसको तोड़ते जाते हैं, तो एक कंट्रोल करते हैं उसको। किसकी वजह से? मंदक की हेल्प से, जो मॉडरेटर है उनकी हेल्प से हम इसको कंट्रोल करते जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है। आगे ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोसेस में क्या होता है? जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी से क्या होता है? पानी जो होता है वो वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज वेपर वेपर बन गया, मतलब भाप बन गया। उससे हम क्या करते हैं? टरबाइन घुमाते हैं। टरबाइन घूमती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो मतलब नाभिक की ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया। किसकी हेल्प से? परमाणु रिएक्टर। समझ में आया आपको? आगे ध्यान से सुनिए, इसमें ईंधन जो यूज होता है, पहले यूरेनियम यूज होता था, अब थोरियम और प्लूटोनियम दोनों का यूज होने लगा है परमाणु रिएक्टर में। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो मंदक यूज होता है वो होता है कैडमियम और बोरॉन की छड़ यूज की जाती है, या तो फिर D2O मतलब भारी जल और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। मंदक मॉडरेटर का काम क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूं, कि इसमें न्यूट्रॉनों को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है मंदक। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अच्छी अच्छी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इनसे। IAS के एग्जाम में हुआ, UPSC के एग्जाम में हुआ, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये परमाणु रिएक्टर के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आगे हम बात करते हैं परमाणु बम। ये परमाणु बम किसका है? ध्यान रखिए, किस कंसेप्ट पे काम करता है ये? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसका पहला पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा, नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है, बिल्कुल। बम बनाने में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, बम बनाने में यूरेनियम 235 और 239 का यूज होता है। ऐसे ध्यान रखिए कि बहुत अधिक मात्रा में इसमें ऊर्जा निकलती है, क्योंकि इसमें कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं हम, बार बार टकरा रहा है, तो एनर्जी काफी अधिक मात्रा में निकलती है। इसीलिए सबसे डेंजरस जो होता है बम, वो होता है परमाणु बम। और परमाणु बम जो है वो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको किसने बनाया था? ओपन हीमर ने बनाया था। अब इसका नाम याद करना डिफिकल्ट है, तो ऐसे ध्यान रखिए, आपको जैसे डार्क दिख रहा होगा वो हीमर, तो परमाणु बम की वजह से क्या होता है? लोग मर जाते हैं। तो दोस्तों मर से आप वो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ओपन हीमर ने क्या करा था? पहला परमाणु बम बनाया था। और दोस्तों परमाणु बम का यूज जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार अमेरिका ने करा था जापान पे, और हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने बम गिराया था, आप सभी को पता ही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। इस प्रोसेस में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा नाभिक जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बना देते हैं, ठीक है। और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो दो अलग अलग नाभिक थे जैसे आपको दिख रहा है, इनका जो द्रव्यमान था और बाद में जो एक पूरा बड़ा नाभिक बन गया उसका द्रव्यमान में डिफरेंस होता है। और ये जो द्रव्यमान में जो हानि होती है ना, ये निकल जाती है ऊर्जा के रूप में, ठीक है। और यही कंसेप्ट जो बताया था वो बताया था अपना आइंस्टीन ने E=mc² इक्वेशन से। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नाभिकीय संलयन की जो प्रोसेस होती है
ये नाभिकीय संलयन की प्रोसेस जो होती है ये पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसके लिए अधिक ताप और अधिक दाब की जरूरत होती है, टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए रहता है, बहुत ऊष्मा चाहिए रहती है, तब जाके नाभिकीय संलयन की प्रोसेस हो पाती है। और पृथ्वी पर ऐसी कंडीशंस है नहीं। तो ये प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पर होती है? जहाँ पर अधिक ताप और दाब है, वो कहाँ पर है? सन पर है। तो नाभिकीय संलयन की जो प्रोसेस होती है वो होती है सन पर। ठीक है। और इसका जो एक और यूज किया जाता है, इसका एक मेन यूज किया जाता है नाभिकीय संलयन का, वो किया जाता है हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सूरज पर क्या प्रोसेस होती है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बना देते हैं, और न्यूट्रॉन निकलता है, प्लस साथ में अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। और यही एनर्जी जो होती है नाभिकीय संलयन में, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकाश एकदम जनरेट होता है, ये प्रकाश जाता है तारों तक। और तारों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। जो तारे आपको टिमटिमाते चमकते हुए दिखाई देते हैं, इनके पास कोई अपना प्रकाश नहीं है। ये नाभिकीय संलयन की प्रोसेस के थ्रू जो लाइट निकली है, ऊर्जा निकली है, वो ऊर्जा है जो उनके पास होती है, जो हमको दिखाई देती है। ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट अब समझ में आ गए आपको। सूर्य पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, और तारों का प्रकाश समझ में आ चुका है, नाभिकीय संलयन पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता है उसकी कक्षा में। तो परमाणु के नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? देखिए, ईंट पर नाचे, ये हमारी ट्रिक थी। तो नाचे मतलब चे से चेडविक, तो ये हमारा हो गया आंसर सी हो गया। मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चेडविक ने करी। निम्न में अस्थायी कण है। देखिए, अस्थायी कण जो था वो एक लौता था, वो था अपना कौन सा? न्यूट्रॉन था। बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्थायी कण होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। देखिए, कोई भी एलिमेंट है, कोई तत्व है, उसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कैसे बताया था मैंने? उसके नाभिक में, उसके न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, मतलब इसका बी आंसर होगा। वही उसकी परमाणु संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन कहां पर रहते हैं? नाभिक के भीतर रहते हैं। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रोसेस। देखिए, एक भारी नाभिक से दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रोसेस जो होती है वो होती है नाभिकीय विखंडन। तो इसका आंसर क्या लगेगा? बी आंसर लगेगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला आता है दोस्तों हमारा, हाइड्रोजन बम आधारित होता है, किस कंसेप्ट पे आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम मैंने आपको बताया था नाभिकीय संलयन के कंसेप्ट पे आधारित होता है। इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। देखिए, परमाणु बम, यहाँ पर विघटन की बात होगी जरूर, तो नाभिकीय विघटन मतलब बी आंसर होगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दाब चाहिए रहता है, वो होता है नाभिकीय संलयन में। तो उसका आंसर होगा ए आंसर। अगला देखते हैं हम, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि, देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, ये तो सबसे पहले गलत ही बोल दिया। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, बिल्कुल सही बात बोली है। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, गलत। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी गलत। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन। देखो, नाभिकीय रिएक्टर की बात करी है तो यहाँ पर विघटन की बात होगी, तो वो होगा दोस्तों हमारा नियंत्रित विघटन, मतलब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के द्वारा होता है नाभिकीय रिएक्टर में। और अनकंट्रोल्ड किस में होता है? एटम बम में होता है, परमाणु बम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सी आंसर। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 96, 2001, 6, 9 रिपीट होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, भारी जल मतलब ये मंदक है, ठीक है। और मंदक का यूज मतलब मॉडरेटर का यूज हम करते हैं, कहां पर करते थे हम? नाभिकीय रिएक्टर में करते थे, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। तो वही पूछ रहा है वो कि इसका यूज जो करते थे नाभिकीय रिएक्टर में,
वो क्या है, वो किस रूप में करते थे, जल का, भारी जल का यूज, तो मंदक के रूप में करते थे, तो आंसर इसका ए लगेगा। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? जो एटम बम होता है उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, बिल्कुल हमको पता ही है, वो किस कारण से निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप में परिवर्तन, ये तो गलत है। यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी गलत है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन, ये तो बहुत ही गलत हो गया, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। और हमने देखा भी है कि द्रव्यमान का उसमें ट्रांसफर हो रहा है ऊर्जा के अंदर, तो ये हमने समझ रखा है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज किया जाता है? देखिए, हमने बात करी थी विद्युत उत्पन्न करने के लिए, जब हमने परमाणु रिएक्टर पढ़ा था, ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, नाभिकीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे थे। और किसका यूज कर रहे थे? यूरेनियम 235, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। तारे अपनी ऊर्जा किस तरह प्राप्त करते हैं? तो वो प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन की प्रोसेस के थ्रू, मैंने आपको बता रखा है, तो इसका आंसर है क्या, ए आंसर। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? अक्षय ऊर्जा के सितारों में, देखो तारों की बात करिए तो वहां पर संलयन प्रोसेस होगी, तो संलयन की प्रोसेस होती है मतलब फ्यूजन की प्रोसेस होगी, ठीक है, और फ्यूजन की प्रोसेस का मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो उसका आंसर होगा ए आंसर। बाकी हीलियम हाइड्रोजन गलत हो गया, रेडियोधर्मी पदार्थ ये भी नहीं है, ऑक्सीकरण की अधिकता ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों,